यह कहानी NH-44 हाईवे पर शुरू होती है। विजय अपनी वाइफ निशा के साथ अपनी गाड़ी से गांव जा रहा होता है क्योंकि गांव में उसकी बहन की शादी है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। वो दोनों हाईवे के किनारे एक दुकान पर पंचर बनवाने के लिए रुकते हैं। मैकेनिक उनकी गाड़ी का पंचर बनाने लगता है। निशा विजय से नाराज होती है, इसलिए वो विजय को डांट रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास अपनी बहन के गहने खरीदने का पैसा है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। हालांकि निशा ने ऑलरेडी अपने गहने पहने हुए थे। तभी मैकेनिक उनकी गाड़ी रेडी कर देता है और वो दोनों वापस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही मैकेनिक किसी को कॉल कर देता है, जिससे कि पता चल जाता है कि आगे निशा और विजय के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और दूसरी तरफ रास्ते में इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। विजय के कई बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तभी वहाँ एक और आदमी अपनी वाइफ के साथ आता है। विजय उससे अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, जिसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ को निशा के साथ गाड़ी में ही बिठा देता है और विजय को अपने साथ लेकर पास में ही किसी मैकेनिक को बुलाने के लिए जाने लगता है। और उनके जाते ही गाड़ी के पास 4 और लोग आ जाते हैं। दरअसल ये सब एक ही गैंग के होते हैं जो हाईवे पर आने जाने वालों को इसी तरह से लूटने का काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी का सड़क के किनारे एक माइलस्टोन से टकराकर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें निशा और विजय दोनों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस एक्सीडेंट के पीछे कितनी बड़ी मिस्ट्री है और यह रैकेट कितना बड़ा है, वो अभी आपको आगे कहानी में पता चलेगा, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दूसरी तरफ हम चेन्नई में मीरा को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है और अपने डॉक्टर के पास होती है। डॉक्टर उसकी पूरी जांच करने के बाद बताती है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हें संभल कर रहना होगा। मीरा को अपना रोड ट्रिप कैंसिल करके अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। दरअसल मीरा ने अपने 6 साल के बेटे काविन को उसके पिछले बर्थडे पर वादा किया था कि वो काविन को उसके अगले बर्थडे के दिन रोड ट्रिप से मदुरई लेकर जाएगी। और डॉक्टर के मना करने के बाद मीरा अपने घर आ जाती है। शाम को कविन स्कूल से घर वापस आता है। आज वो बहुत खुश होता है क्योंकि 2 दिन बाद कविन का बर्थडे आने वाला है और कविन रोड ट्रिप से मदुरई जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। अगले दिन मीरा का हस्बैंड आनंद भी अपने काम से छुट्टी लेकर घर वापस आ जाता है। अब मीरा और आनंद दोनों मिलकर काविन को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि हम सब फ्लाइट से मदुरई जा सकते हैं, लेकिन काविन उनकी बात नहीं मानता। वो बाय रोड ही मदुरई जाने की जिद करके बैठा होता है। फाइनली मीरा आनंद से कहती है कि तुम अकेले ही उसे लेकर मदुरई चले जाओ। कविन भी सिर्फ अपने पापा के साथ मदुरई जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मीरा मदुरई में अपनी फ्रेंड उमा को कॉल करती है। उमा मदुरई के एक बैंक में ब्रांच मैनेजर है। वो उमा को सब कुछ बताती है और कहती है कि आनंद और कविन दोनों वहां जा रहे हैं और तुम उन दोनों का ख्याल रखना। इधर मदुरई में हम गंगाधर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि जल्दी जल्दी में अपनी फैक्ट्री से निकलता है और हाईवे से होते हुए चेन्नई जाने लगता है। तभी हाईवे पर गंगाधर की गाड़ी अचानक से पंचर हो जाती है। गंगाधर अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पाता और डिवाइडर जंप करके दूसरी तरफ से आने वाली आनंद की कार को टक्कर मार देता है। लेकिन यह एक्सीडेंट भी असल में एक एक्सीडेंट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जिसे अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। खैर आसपास के कुछ लोग आनंद और कविन दोनों को पास के ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं और खबर मिलते ही उमा अपने हस्बैंड प्रसाद को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उनका बच पाना नामुमकिन है। इसके बाद उमा मीरा को कॉल करती है और एक्सीडेंट की बात सुनकर मीरा भी परेशान हो जाती है और वो कुछ ही घंटे की ड्राइविंग करने के बाद मदुरई पहुंच जाती है। वो हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले आनंद और कविन को देखना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि दोनों की मौत हो चुकी है। और ये सुनते ही मीरा को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है, जिससे कि मीरा तुरंत कोमा में चली जाती है। इसके बाद 10 साल पहले हम प्रोफेसर माया जगन की कहानी देखते हैं। माया एक कॉलेज में पढ़ा रहा होता है। उसकी एक स्टूडेंट होती है प्रिया, जो कि अपने टीचर यानी कि माया से बहुत प्यार करती है। माया को भी यह बात पता होती है। एक शाम प्रिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं आपसे आपके सब्जेक्ट की अकेले में स्पेशल ट्यूशन क्लास लेना चाहती हूँ। लेकिन माया उसके इरादों को समझ जाता है और उसकी बातों को इग्नोर करके माया अपने दोस्त चेला के साथ घर वापस आ जाता है। घर पर उसके तीनों सौतेले भाई उसके पापा से झगड़ा कर रहे होते हैं। दरअसल माया अपने पापा चिन्ना स्वामी की दूसरी वाइफ का बेटा है और माया के मरने के बाद चिन्ना स्वामी ने अपनी पहली वाइफ और उसके बच्चों को खेती की सारी जमीन दे दी थी और माया को सिर्फ अपना घर देने का फैसला किया था।
लेकिन यह बात चिन्नास्वामी की पहली पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आ रही थी और उन्हें घर में भी हिस्सा चाहिए था। खैर, इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और इस दौरान प्रिया बार बार अपने प्यार की जाल में माया को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन माया हमेशा ही उसे इग्नोर कर देता है, जिससे कि प्रिया की फ्रेंड्स भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। और फिर टाइम आता है कॉलेज में एग्जाम का, लेकिन अब तक प्रिया बार बार माया के इनकार करने की वजह से तंग आ चुकी थी। वो देखती है कि माया लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है। तभी प्रिया भी एग्जाम लिखना छोड़कर वॉशरूम जाने का बहाना करती है और माया के पीछे पीछे लाइब्रेरी में आ जाती है। वो माया को फिर से प्रपोज करती है, लेकिन इस बार माया उससे बहुत नाराज हो जाता है। खैर, वो लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया ने किसी को ऑलरेडी पैसे देकर बाहर से दरवाजा बंद करवा दिया था। इसके बाद वो प्रिया से कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। वो बार बार दरवाजा खटखटा रहा होता है और फाइनली बाहर से कुछ टीचर्स दरवाजा खोल देते हैं। पहले माया और फिर प्रिया दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब प्रिया रो रही होती है। वो सबसे कहती है कि लाइब्रेरी के अंदर माया सर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। इस बात से कॉलेज में हर कोई माया के खिलाफ हो जाता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। पुलिस वाले भी माया को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन शाम को माया के पापा चिरंजीवी उसकी बेल करवा देते हैं और उस दिन के बाद से ही प्रिया अपने गांव से कहीं दूर चली जाती है। इधर प्रेजेंट में मीरा को होश आ जाता है। वो 2 महीने से कोमा में थी। उमा अपने हस्बैंड प्रसाद के साथ हॉस्पिटल आती है और मीरा को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। मीरा अपने पति और बेटे को एक्सीडेंट में खो चुकी थी। इसके साथ ही कोमा में जाने के बाद उसका मिसकैरेज भी हो गया था। मीरा के लिए यह सदमा बहुत बड़ा होता है। खैर, मीरा अपने सदमे से बाहर आने की कोशिश करती है। वो उमा से कहती है कि मुझे एक्सीडेंट वाली जगह देखनी है। उमा उसे अपने साथ लेकर हाईवे पर उस जगह पर जाती है जहां पर आनंद और कविन का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर मीरा अपने पति और बच्चे की याद में काफी देर तक आंसू बहाती है। इसके बाद दोनों वापस जाने के लिए गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन उमा के कई बार ट्राई करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तभी पास के गांव से उनके पास एक लड़की आती है और इसी लड़की ने उस दिन आनंद और कविन को हॉस्पिटल पहुंचाया था। वो इन दोनों को देखते ही पहचान जाती है और दोनों को अपने साथ लेकर घर आ जाती है। घर पर उस लड़की का बाप इनसे कहता है कि गाड़ी बनाने के लिए मैकेनिक सुबह में ही मिलेगा, तो आज की रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ। उमा और मीरा उनकी बात मान जाते हैं। दोनों खाना खाने के बाद सो रहे होते हैं और सोते हुए मीरा को सपने में अपने पति और बेटे की लाश दिखाई देती है। मीरा चौंक कर उठ जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अकेले ही फिर से हाईवे पर जाने लगती है। वो हाईवे के किनारे उदास खड़ी होती है। तभी उसके सामने ही एक और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मीरा भागकर वहां जाती है और ड्राइवर की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। वो भागकर अपनी गाड़ी से पानी लाने के लिए जाती है, लेकिन जब मीरा वापस आकर देखती है तो वहां कोई गाड़ी थी ही नहीं और यह देखकर मीरा हैरान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसे ढूंढते हुए उमा और वो लड़की भी वहां आ जाती है। मीरा उन्हें भी सब कुछ बताती है और फिर वो तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वालों को भी उनकी कहानी पर भरोसा नहीं होता। फिर भी इंस्पेक्टर अपने साथ कांस्टेबल सुब्रमणि को लेकर एक्सीडेंट स्पॉट पर आ जाता है। यहाँ पर उन्हें टायरों का भी कोई निशान नहीं मिलता। मीरा बार बार अपनी कहानी दोहरा रही होती है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करता। फिर भी सुब्रमणि इन्वेस्टिगेशन में मीरा की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इस जगह पर बहुत सारे एक्सीडेंट रिपोर्ट हो रहे थे और सुब्रमणि को मीरा की बात पर पूरा यकीन था। एक तरफ मीरा एक्सीडेंट के पीछे की मिस्ट्री का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, तो दूसरी तरफ हम फिर से एक बार माया की कहानी को देखते हैं। प्रिया की वजह से माया को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। पूरे गांव में उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। माया के पापा ने उसके लिए बहुत सारे कर्ज ले रखे थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब होती है। तब एक दिन माया का दोस्त चेला उसके पास आता है। वो माया से कहता है कि मैंने मिनिस्टर से तुम्हारे लिए नौकरी की बात की है और उसने हमें मिलने के लिए बुलाया है। अगले दिन वो दोनों मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं। मिनिस्टर माया से कहता है कि मदुरई के एक कॉलेज में टीचर की एक पोस्ट खाली है। अगर वो तुम्हें चाहिए तो पहले 6 लाख रुपए लेकर आ जाओ, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मिनिस्टर के घर से वापस आते टाइम माया चेला से बहुत नाराज होता है। वो कहता है कि मैं रिश्वत देकर नौकरी कभी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन चेला उसे समझाता है कि यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती।
दुनिया में हर कोई बस पैसे के पीछे ही भाग रहा है। एक बार नौकरी मिल जाए तो तुम्हारी लाइफ भी तुम्हारे उसूलों पर मजे से निकल जाए। माया कहता है कि हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे पापा ने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत सारा कर्ज ले रखा है। इन सब के बाद भी चिन्नास्वामी एक बार फिर से अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए खड़ा हो जाता है, अपना घर गिरवी रख देता है, पूरे गाँव वालों के पैरों में गिर कर अपने बेटे के लिए कर्ज मांगता है और 6 लाख रुपए इकट्ठा करके माया को दे देता है ताकि माया को नौकरी मिल सके। चेला के साथ माया उस मिनिस्टर के घर जाता है और उसे पूरे पैसे दे देता है। पैसे मिलने के बाद मिनिस्टर उससे कहता है कि तुम एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम लिख देना, उसके आगे जो भी है मैं सब संभाल लूंगा। घर आने के बाद माया जी जान से अपने एग्जाम की तैयारी करने में लग जाता है और फिर एक दिन चेला दौड़ते हुए उसके पास आता है। वो अखबार में छपी एक न्यूज माया को दिखाता है, जिसे देखते ही माया को एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है। दरअसल एक एक्सीडेंट में मिनिस्टर की मौत हो चुकी थी और उसकी जगह पर एक नया मिनिस्टर आ जाता है। माया और चेला दोनों उस मिनिस्टर के पास जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर का पीए उनसे कहता है कि पिछले मिनिस्टर ने पैसे लिए थे या नहीं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए तुम लोग एक काम करो, अगर नौकरी चाहिए तो फिर से 6 लाख रुपए लेकर आ जाओ। माया का सपना अब पूरी तरह से टूट चुका था, नौकरी मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। वो अपने घर वापस आता है और अपने पापा के पैरों में गिरकर उन्हें सब कुछ बता देता है और ये सुनने के बाद माया के पापा भी आत्महत्या कर लेते हैं। चिरंजीवी के अंतिम संस्कार के बाद उसके सौतेले भाई भी माया को उसके घर से निकाल देते हैं। चेला उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है, लेकिन नौकरी, इज्जत, पैसा और फिर अपने पापा सबको खो देने के बाद माया अपनी जिंदगी से हार चुका था और वो भी मरने का फैसला करता है। माया भी सड़क पर जाता है और खुद को खत्म करने के लिए सामने से आ रही एक लॉरी के आगे खड़ा हो जाता है। इधर प्रेजेंट में हम मीरा को देखते हैं, जो कि अब हाईवे NH-44 पर उस एरिया में होने वाले सभी एक्सीडेंट की डिटेल्स इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वो विक्टिम्स की फैमिली से मिलती है, आसपास पूछताछ भी करती है, जिसके बाद मीरा यह जानकर हैरान हो जाती है कि उस एरिया में होने वाले 30% एक्सीडेंट केसेस ऐसे हैं जिनमें गाड़ी में से कई सारे कीमती सामान चोरी तो हुए हैं, लेकिन पुलिस आज तक उन्हें रिकवर नहीं कर पाई है। और एक दिन मीरा को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। उमा और मीरा दोनों पुलिस स्टेशन जाती हैं और यहाँ हम देखते हैं गंगाधर के बेटे को, जिसकी गाड़ी से आनंद और कविन का एक्सीडेंट हुआ था। वो पुलिस स्टेशन में उनके केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए आया था। उनके बीच थोड़ी देर तक बहस होती है और आखिर में मीरा उससे कहती है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस तुम वादा करो कि आज के बाद तुम कभी भी अपने पापा की तरह शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाओगे। वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी गंगाधर का बेटा उनके पास आता है और मीरा से कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी लिखा हो, लेकिन मुझे यकीन है कि एक्सीडेंट वाले दिन मेरे पापा ने कोई शराब नहीं पी थी, क्योंकि उसी दिन मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी थी। मीरा को यह सुनकर थोड़ी सी हैरानी होती है। इसके बाद वो कांस्टेबल सुब्रमणि को अपने साथ लेकर गंगाधर का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि गंगाधर के पेट में हमें अल्कोहल मिला था, लेकिन उसके ब्लड और यूरिन में कोई भी अल्कोहल नहीं मिला था। इसका मतलब डाइजेस्ट से पहले, यानी कि शायद गंगाधर के मरने के बाद किसी ने जबरदस्ती उसके मुंह में शराब डाली है। इसके बाद सुब्रमणि और मीरा मोर्चरी रूम में काम करने वाले डोरा बाबू का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। मीरा उसे बहुत टॉर्चर करती है, जिसके बाद डोरा उसे बताता है कि मैं मोर्चरी रूम में काम करता हूँ, लेकिन मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। और जब मेरे पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे तो एक दिन मेरे फोन पर मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट में किसी ने 1 लाख रुपए जमा किए हैं। उस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, तो मैंने बिना सोचे समझे उन पैसों को खर्च करना शुरू कर दिया। 3 महीने लगातार ऐसे ही चलता रहा और एक दिन जब मैं मोर्चरी रूम में था तभी मुझे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन उसने कहा कि पिछले 3 महीनों से वही मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा था और उसने मुझे बताया कि अगर आगे भी मुझे पैसे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। उसके बाद से वो जो भी कहता है मैं कर देता हूँ, कोई सवाल नहीं करता। मैंने उसे कभी नहीं देखा। मीरा उस अकाउंट की डिटेल्स उमा को भेजती है। उमा, जो कि बैंक में ब्रांच मैनेजर है, वो पता करके अकाउंट होल्डर का एड्रेस मीरा को दे देती है और मीरा उस अकाउंट होल्डर से मिलकर एक बार फिर से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो गांव में रहने वाला एक बूढ़ा किसान होता है। वो मीरा को बताता है कि उनके गांव में एक आदमी आया था, उसने पूरे गांव में बहुत सारे लोगों का अकाउंट खुलवा
खुलवाया था और उसका कहना था कि इसमें गवर्नमेंट पैसे डालेगी, बीमा का भी पैसा आएगा। लेकिन उस बूढ़े किसान को नहीं पता था कि कोई उसके अकाउंट का इस्तेमाल अपने क्राइम को फंडिंग करने के लिए कर रहा है। इसके बाद सुब्रमणि उस आदमी को ढूंढने के लिए जाता है। उस आदमी का नाम है भास्कर। वो अब भी गांव में कई सारे लोगों को बिठाकर उनके अकाउंट का फॉर्म साइन करवा रहा होता है और सुब्रमणि को देखते ही भास्कर भागना शुरू कर देता है, लेकिन मीरा उसे पकड़ लेती है। इसके बाद भास्कर मीरा को अपने साथ लेकर अपने घर जाता है और मीरा यह देखकर हैरान हो जाती है कि भास्कर अकेले ही 200 से भी ज्यादा अकाउंट्स को मैनेज कर रहा होता है। भास्कर मीरा को बताता है कि मेरे लिए ये एक टास्क के जैसा है, मुझे मैसेज आता है कि कौन से अकाउंट में कितने पैसे डालने हैं और मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। मीरा उससे कहती है कि तुम्हें कौन से अकाउंट से पैसे मिलते हैं। तब भास्कर उसे बताता है कि मुझे कभी भी पैसे अकाउंट से नहीं मिलते, मुझे हमेशा एक कोऑर्डिनेट भेजा जाता है और वहां जाने के बाद मुझे कैश में सारे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो पैसे देने वाला कौन है मुझे नहीं पता। मीरा उसके सारे अकाउंट्स की डिटेल्स लेकर उमा को भेज देती है। उमा उन सारे अकाउंट्स की जांच करके मीरा को बताती है कि ये एक बहुत बड़ा डार्क बैंकिंग नेटवर्क है। मतलब कि अकाउंट होल्डर अक्सर कम पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके अकाउंट्स का इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। वो मीरा को बताती है कि इन अकाउंट्स से अक्सर उन लोगों को पैसे भेजे जाते हैं जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, जैसे कि पंचर शॉप वाले, पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरने वाले, हाईवे पर छोटी छोटी दुकान चलाने वाले, यही सब जो इनके क्राइम सिंडिकेट में आसानी से इंफॉर्मेशन देते हैं। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में मीरा को यह पता चल चुका था कि कोई है जो हाईवे पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाकर जानबूझकर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो अपनी गाड़ी में पैसे और कीमती सामान लेकर चलते हैं और एक्सीडेंट के बाद बिना कोई सबूत छोड़े उन्हें लूट लेते हैं। और इन सब के पीछे कोई शातिर दिमाग काम कर रहा है। वो ये सब बातें उमा को बता रही होती है, जिसके बाद उमा कहती है कि शायद गंगाधर का एक्सीडेंट भी उसे लूटने के लिए करवाया गया था। लेकिन मीरा कहती है कि नहीं, क्योंकि गंगाधर के बेटे ने उसे बताया था कि पुलिस ने उसके पापा की गाड़ी से 10 लाख रुपए रिकवर करके हैंडओवर किए थे। इसका मतलब उसकी गाड़ी में कुछ और भी था जो इन लुटेरों को चाहिए था और इसके बारे में हमें सिर्फ वही बता सकता है जिसने उस दिन तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। इसके बाद मीरा उस लड़की से मिलने के लिए जाती है और इस बार वो लड़की मीरा से कुछ भी नहीं छुपाती। वो लड़की मीरा को एक्सीडेंट के दिन उसने जो कुछ भी देखा था सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर मीरा को यकीन ही नहीं होता। उसने क्या बताया था इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। मीरा वापस उमा के घर जा रही होती है, तभी उसे सुब्रमणि का कॉल आता है। वो मीरा को बताता है कि भास्कर के फोन पर एक बार फिर से कोऑर्डिनेट आया है। मीरा तुरंत सुब्रमणि को अपने साथ लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहां जाने पर मीरा को पैसे नहीं, उसके बेटे काविन का टैब मिल जाता है। मीरा यह देखकर अपने बेटे को याद करके रोने लगती है। तभी पीछे से कोई उन दोनों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद मीरा और सुब्रमणि को होश आता है तो वो देखते हैं कि हाईवे पर लुटेरों की गैंग ने दोनों को बांध कर रखा है और उनकी गैंग का लीडर होता है उमा का हस्बैंड प्रसाद। वो मीरा से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे इतने करीब पहुंच जाओगे। उस दिन हमने सिर्फ गंगाधर का एक्सीडेंट प्लान किया था, लेकिन गलती से आनंद की गाड़ी बीच में आ गई। तभी चेला भी वहां आ जाता है। दरअसल चेला भी प्रसाद के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। मीरा कहती है कि मैं तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य को खत्म कर दूंगी, लेकिन चेला मीरा से कहता है कि तुम एक भास्कर और डोरा को पकड़कर खुद को बहुत बड़ी तोप समझ रही हो, उसके जैसे हजारों लोग मेरे लिए काम करते हैं। वो मीरा को मारने वाला ही होता है। तभी वहां उमा भी आ जाती है। दरअसल उस लड़की ने जब मीरा को प्रसाद की सच्चाई बताई थी, तभी मीरा ने उमा को फोन करके उसे सब कुछ बता दिया था और उसे अपना लोकेशन भी शेयर कर दिया था। उमा वहां आकर उन सब के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वो मीरा और सुब्रमणि को छुड़ा लेती है। तीनों उनसे बचकर भागना शुरू कर देते हैं। लुटेरों की गैंग उनका पीछा करती है, लेकिन आखिरकार वो लोग बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। और एक बार फिर से हम 10 साल पहले माया की कहानी देखते हैं। दरअसल 10 साल पहले जब माया अपना एक्सीडेंट करवाने के लिए लॉरी के सामने खड़ा हो गया था, तब लॉरी वाला उसे बचाने के चक्कर में सामने से आ रही एक कार को ठोक देता है। माया दौड़कर उस कार के पास जाता है। गाड़ी में एक औरत भी होती है जिसने कई सारे गहने पहने हुए थे और उसके पास
पैसों से भरा बैग भी था। माया के मन में लालच आ जाती है और वो उनकी मदद करने के बजाय उस औरत के पैसे और गहने लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन घर आकर माया बहुत दुखी होता है। वो अपने आप से बहुत नाराज होता है कि उसने इतना गंदा काम किया है। लोगों की मदद करने के बजाय उनका पैसा लेकर भाग आया है। लेकिन उसका दोस्त चेला उसे समझाता है कि ये सब होना भगवान की मर्जी थी, वरना तुम लॉरी के सामने आकर मर सकते थे। अगले दिन चेला उसे अपने साथ लेकर गांव के लोगों के सामने जाता है जिनके पैरों में गिरकर माया के पापा ने कर्ज लिया था। माया उनसे कहता है कि जिस तरह से मेरे पापा ने तुम सबके पैरों में गिरकर पैसे उधार लिए थे, अगर तुम लोग भी मेरे पैरों में गिरकर वापस मांगोगे तो मैं तुम्हें उसकी दोगुनी रकम वापस करूंगा। सब लोग उसके पैरों में गिरकर अपने अपने पैसे वापस लेकर चले जाते हैं और इस तरह से माया ने अपनी लाइफ में पहली बार पैसों की ताकत देखी थी। और अब माया और चेला दोनों सड़क पर एक्सीडेंट होने का वेट करते हैं और फिर उनकी लाश से पैसे और गहने चुरा लिया करते थे। धीरे धीरे उन दोनों को इसमें मजा आने लगा था और वो दोनों खुद एक्सीडेंट प्लान करने लगे और काफी तेजी से अमीर बन गए। और एक दिन माया ने अपने इस धंधे को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। उसने अपने एक दोस्त प्रसाद से हाथ मिला लिया। फिर उन तीनों ने ऐसे लोगों को टारगेट किया जिन्हें पैसों की जरूरत थी, ताकि वो बिना कोई सवाल किए उन्हें इंफॉर्मेशन दे सके, जैसे कि पंचर वाला, दुकान वाला या फिर पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरने वाला। दूसरी तरफ उन लोगों को अपनी गैंग में शामिल किया जो पैसों के लिए काम कर सकते थे, जैसे कि हाईवे पर छोटी छोटी लूट करने वाले। और माया के प्लान के मुताबिक चेला हाईवे पर लूटने वाली गैंग को मैनेज करने का काम करने लगा और प्रसाद इंफॉर्मेशन देने वालों को एक सीक्रेट लोकेशन से मैनेज करता था। खैर, इधर प्रेजेंट में मीरा और उमा दोनों प्रसाद की उस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उस लोकेशन पर माया को इन तीनों दोस्तों की एक फोटो मिल जाती है। और फोटो देखकर मीरा को याद आता है कि सुब्रमणि ने उसे चेला के दोस्त माया जगन के बारे में बताया था। खैर, वो लोग प्रसाद का लैपटॉप लेकर वहां से वापस आ जाते हैं और मीरा को पता चल जाता है कि गंगाधर असल में एक बिजनेसमैन नहीं, एक स्मगलर भी था। और उस दिन इन लोगों ने गंगाधर का एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो अरुमई चंद्रन नाम के एक स्मगलर का 500 किलोग्राम सोना स्मगलिंग करने का प्लान चोरी कर सके। इधर हम देखते हैं अरुमई चंद्रन को, जो कि हाईवे पर अपनी गाड़ी में जा रहा होता है। तभी जैसा कि माया ने प्लान बनाया था, प्रसाद और चेला मिलकर अरुमई चंद्रन की गाड़ी को रोक लेते हैं और अरुमई चंद्रन को गाड़ी से बाहर करके खुद उनकी गाड़ी लेकर जाने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि गाड़ी में गोल्ड है ही नहीं। और जब तक माया उन दोनों को फोन करके सब कुछ बताता, अरुमई चंद्रन उस गाड़ी को ब्लास्ट करवा देता है। और उसी टाइम पर इधर मीरा माया को कॉल करती है और उसे कहती है कि शायद तुम्हारा प्लान फेल हो गया, लेकिन वो गोल्ड मेरे पास है और अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ आ जाओ। दरअसल मीरा ने अरुमई चंद्रन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। अरुमई चंद्रन को गंगाधर के प्लान पर भरोसा ही नहीं था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे कि वो गंगाधर के प्लान से ही गोल्ड स्मगलिंग करने वाला है। जबकि दूसरी तरफ प्लान बी में उसकी दूसरी वाइफ पद्मा उस गोल्ड को अपने साथ लेकर जा रही होती है, लेकिन मीरा ने उसे पकड़ लिया था। एंड में माया मीरा के बताए हुए लोकेशन पर यानी कि प्रसाद के उस सीक्रेट अड्डे पर आ जाता है। उन दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है। मीरा माया को गोली मारने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। उसकी जमकर धुलाई भी करता है। मीरा बेहोश हो जाती है। इसके बाद माया उन सभी गोल्ड के बॉक्स को खोलकर देखता है और उसमें 500 किलो गोल्ड रखे हुए थे। इधर मीरा को बेहोश आ जाता है और वो एक बार फिर से माया के साथ फाइट करती है। इन द एंड वो माया की उसी गोल्ड के एक बिस्किट से पिटाई करती है, जिसके लालच ने माया को इंसान से जानवर बना दिया था और अब माया की मौत हो जाती है। इन द एंड मीरा को याद आता है कि चेला ने उससे कहा था कि उसने सिर्फ एक डोरा और भास्कर को पकड़ा है, जबकि उसके जैसे हजारों लोग उनकी गैंग में काम कर रहे हैं। यानी कि अब भी मीरा के लिए बहुत कुछ काम बाकी है, जिसके बाद ये फिल्म खत्म भी हो जाती है। थैंक यू।